चलिए देखिए, कोशिका के गर्मा भाग है कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है बाबू, अब इसके बारे में अच्छा से समझना है, ठीक है। अब देखिए कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए कोशिका द्रव्य जो है दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है केंद्रिका द्रव्य। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कोशिका द्रव्य क्या होता है और केंद्रिका द्रव्य क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल से, अस्थिर से बैठे हुए रहिएगा, ठीक है। अब देखिए पहले जानना है कि कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रिका द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो मान लो बबुआ कि ये कोशिका है। क्या है बबुआ, कोशिका है। ये मान लो कोशिका है और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। तो बात तो यहाँ पे हम केंद्रिका और कोशिका की बात कर रहे हैं। तो मान लो ये कोशिका है बबुआ, ठीक है। और कोशिका के अंदर है न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो कोशिका के अंदर द्रव्य भरा होता है। ये न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस तो इस तरह घिरा होता है ना, कोई झिल्ली से तो वो भी घिरा होता है ना, नहीं तो वो अगर घिरा हुआ नहीं रहता तो ससुरा इधर उधर भटकते रहता ना, वो है कि नहीं। तो अब जिससे देखो ये न्यूक्लियस है, कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव्य भरा होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। समझ में आया। न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी कोशिका के प्रत्येक भाग में जो जल पाए जाते हैं, जो द्रव्य पाए जाते हैं, उसको कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाए जाते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और यही दोनों को मिला दो तो बन जाता है कोशिका द्रव्य। उसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बाबू, सॉरी मेरा लेफ्ट काम नहीं करता है, तो उसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसको क्या कहेंगे बाबू, कोशिका द्रव्य, ठीक है। कब, जब दोनों को मिला देंगे तो कोशिका द्रव्य। और अलग अलग की बात की जाए तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे, न्यूक्लियस को छोड़ करके, न्यूक्लियस को छोड़ करके यानी कि केंद्रक को छोड़ करके बाकी भाग में जो द्रव्य पाया जाता है कोशिका के अंदर, है ना, बाकी जो द्रव्य पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। यही दोनों को मिक्स कर दो तो बन जाता है कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया, गुड। अब ये देखिए जो द्रव्य पाया जाता है वो कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब उसका रंग नहीं होता है, वो क्या होता है, कलरलेस होता है। याद रखिएगा, कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाए जाते हैं, जो प्लाज्म पाए जाते हैं, वो क्या होता है, कलरलेस होता है, यानी कि उसका कोई रंग नहीं होता है। पानी का कोई रंग होता है क्या, नहीं ना, तो वो क्या, कलरलेस होता है। 11वां भाग आप समझ गए, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब 12वां नंबर है सिलिया एंड फ्लैजिला। अब देखिए सिलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है, अच्छा से समझिएगा। मान लो बाबू ये कोशिका है, ये क्या है, सेल है। तो कोशिका के बाहर बाल जैसी संरचना में स्थित रहता है, इस टाइप से, ठीक है बाबू, इस टाइप से बाल जैसी संरचना में स्थित रहता है। तो जिस बाल जैसी संरचना में क्या स्थित है, तो जिसका आकार बड़ा रहेगा उसको फ्लैजिला कहते हैं, और जो छोटा छोटा बाल रहता है उसको सिलिया कहते हैं। अब बात आती है ये कोशिका के बाहर पाया क्यों जाता है, इसका काम क्या होता है। इसका देखो सबसे पहले जानना है कि ये जो कोशिका के बाहर होता है, ये कोशिका के बाहर स्थित होता है। कहाँ, कोशिका के झिल्ली के बाहर, ठीक है। कोशिका के झिल्ली के बाहर, झिल्ली पढ़ाया है ना सबसे फर्स्ट में, कोशिका झिल्ली, जिसके अंदर कोशिका का सारा अंग रहता है रखा हुआ, है कि नहीं। एक कोशिका भित्ति होता है। तो हम मानव जाति, मतलब जो जीव होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं, ओनली प्लांट में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट का आकार बड़ा होता है, इसका मतलब उसमें कोशिका भी बड़ा होगा, तो कोशिका के अंदर जो अंग होगा वो भी बड़ा होगा, तो उसका वजन थोड़ा भारी हो जाता है। तो कोशिका झिल्ली से वो वजन नहीं सहा जाता है, जिसके वजह से एक उसके ऊपर से एक और आवरण पाया जाता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, है ना, ताकि उसका क्या मजबूती थोड़ा बढ़ जाए, है ना। इसीलिए कोशिका भित्ति प्लांट में पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं, ठीक है। हम लोग का कोशिका छोटा होता है तो उसका वजन कम होता है ना, तो उसको कोशिका झिल्ली अकेले संभाल लेता है, उसको क्या करता है, रख लेता है, ठीक है। अब देखिए कोशिका के बाहर सिलिया एंड फ्लैजिला, तो जिसका आकार बड़ा रहेगा सिलिया, और जिसका छोटा रहेगा उसको क्या कहेंगे बाबू, फ्लैजिला। सॉरी, जो छोटा रहेगा उसको सिलिया, जो बड़ा रहेगा उसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो कोशिका के बाहर ये बाल जैसी संरचना में स्थित रहता है, घुंघरेला बाल के जैसा, ठीक है। अब जानना इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि कोशिका के बाहर
जो भी चीज अवशोषित करने लायक होता है, जो कोशिका के लायक होता है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है बाबू, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंने लिख दिया है कि ये आउटर पार्ट में पाई जाती है, कोशिका के आउटर पार्ट में पाए जाते हैं। एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसका आकृति कैसा होता है, बाल जैसी होता है। ठीक है, अब देखिए ये मोशन एंड फीडिंग का काम करता है, गति और अवशोषण, कोशिका को गति प्रदान करने का काम करता है, तथा स्पर्म को भी गति प्रदान करने का काम आपका सिलिया एंड फ्लैजिला करता है। कौन, स्पर्म को गति प्रदान करने का काम कौन करता है, सिलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, दोनों मिल करके। और कोशिका को भी गति प्रदान करने का काम कौन करता है, सिलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला जो है थोड़ा आकार में बड़ा होता है, सिलिया जो होता है आकार में थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, देखिए यहां मैंने स्पष्ट अपने शब्दों में लिख दिया है मातृभाषा में, स्पर्म यानी कि शुक्राणु को गति प्रदान करने का काम कौन करता है बाबू, सिलिया एंड फ्लैजिला। 12वां भाग पढ़ लिया है कोशिका का, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए अब 13वां नंबर देखिए, लबक। कोशिका का 13वां नंबर अंग कौन सा है, लबक। लबक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। लबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। देखिए प्लास्टिड जो है लबक, वो केवल प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट बोले तो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ये जंतुओं में नहीं पाए जाते, यानी कि हम मानव लोग, जानवर वगैरह में नहीं पाए जाते हैं। कौन, प्लास्टिड। ठीक है, और ये जो है प्लांट सेल का, मैं बात कर रहा हूं प्लांट सेल का। ठीक है, प्लांट सेल का ये सबसे बड़ा भाग होता है। कौन, लबक। फिर से लबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड ओनली कहां पाए जाते हैं, तो प्लांट में पाए जाते हैं। और ये प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन, लबक। पूछा जाएगा कि प्लांट सेल का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो क्या बताओगे, लबक यानी कि प्लास्टिड। प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, प्लास्टिड। ठीक है, समझ में आ गया। ये जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ओनली कहां पाए जाते हैं, प्लांट सेल में। ठीक है, अब देखिए लबक जो है बाबू, लबक के अंदर 3 भाग होते हैं। लबक के 3 भाग होते हैं। पहला देखो, पहला को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसे हरित लबक कहते हैं। अब हरित लबक मतलब तो समझ रहे हैं कि पौधों की जो ठानियां होती है, तना और पत्तियां, जो हरा होता है, किसके वजह से होता है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लबक की वजह से पौधों की पत्तियां या तना हरा होता है, जिसके माध्यम से वो भोजन का निर्माण करता है। जिसके माध्यम से वो क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। तो जिस भी पौधों की पत्तियां अगर हरा नहीं होगा, यानी कि जिसमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लबक नहीं पाया जाएगा, तो इसका मतलब है कि पौधों की तना और पत्तियां हरा नहीं होगा। जब पौधों की पत्तियां और तना जब हरा नहीं होगा, तो वो भोजन का निर्माण नहीं करेगा। जब भोजन का निर्माण नहीं करेगा, तो पौधा की मृत्यु हो जाएगी। समझ सकते हैं ना इस चीज को। तो क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लबक। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। पत्ती तथा तना को क्या करता है, हरा रंग प्रदान करता है। ये भोजन का निर्माण करता है। बाबू देखो, पौधों को तो भोजन की आवश्यकता होती है ना, अपना भी उसे भी पोषण करना होता है, उसे भी वृद्धि की जरूरत होती है। तो भोजन का निर्माण तो उसको चाहिए ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, पौधों को भोजन का निर्माण करने का काम करता है। अगर प्लास्टिड अगर जंतुओं में भी पाया जाता ना, तो चावल दाल खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो शरीर भी उसका हरा हो जाता है। जब क्लोरोप्लास्ट हम लोग में पाया जाता है, तो धूप से भोजन बना लेते हैं, नहीं बना लेते। लेकिन ये जंतुओं सेल में पाया ही नहीं जाता, ये तो प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट समझ गए, हरित लबक। ये पत्ती तथा तना को हरा रंग प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वो भोजन का निर्माण करता है। पूछा जाएगा पौधों में भोजन का निर्माण कौन करता है, तो सबसे पहले आप लबक भी बोल सकते हैं अगर ऑप्शन में रहेगा तो। अगर क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो क्लोरोप्लास्ट में टिक मारना है, लेकिन अगर लबक यानी प्लास्टिड रहेगा तो लबक में भी आप टिक मार सकते हैं, क्योंकि लबक के अंतर्गत ही ना आ रहा है ये क्लोरोप्लास्ट। समझ रहे हैं ना। अब दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, इसको अवर्णित लबक कहते हैं। ये इसका रंग नहीं होता है। सबसे पहले ये जड़ तथा मूल में पाए जाते हैं। कहाँ, जड़ तथा मूल में पाए जाते हैं। ये भोजन को संग्रह करने का काम करता है। भोजन को क्या करता है, संग्रह करने का काम करता है। जैसे आप सुने होंगे कि पतझड़ के मौसम में पौधों की पत्तियां झड़ जाती है। और यहाँ पे भी मैंने क्या बताया कि पौधा जो है अपना भोजन पत्तियों के द्वारा करता है। जब पतझड़ के मौसम में पौधों की पत्तियां झड़ जाती है, तो वो अपना भोजन कैसे बनाएगा, जब पत्तियां ही नहीं है तो भोजन कैसे बनाएगा। उस हिसाब से पौधों को मर जाना चाहिए ना। यहाँ पे ये बात आती है कि नहीं। अभी मैंने भी बताया कि पौधा जो है अपना भोजन पत्तियों के माध्यम से बनाता है, क्लोरोप्लास्ट से। अब पतझड़ के मौसम में पौधों की पत्तियां झड़ जाती है,
तब वो भोजन किससे बनाता है? यहाँ पे ये सवाल आता है। तो क्या होता है, तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाई जाती है। ये क्या करता है ना, भोजन को संग्रह करके रखने का काम करता है, भोजन को बचा के रखता है। पौधा जानता है कि पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ जाएगी हमारी, तो उस समय हम भोजन नहीं बना पाएंगे, तो ये क्या करता है, पहले से भोजन को एब्जॉर्ब करके रखने का काम करता है। तो एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक, भोजन को संग्रह करके रखता है। जब पत्तियां झड़ जाती है तो वही भोजन धीरे धीरे पौधा को पोषण प्रदान करता है। जब पत्तियां आ जाती है तो फिर क्लोरोप्लास्ट अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक। तीसरा है आपका क्रोमोप्लास्ट, इसको वर्णित लवक कहते हैं। ये देखो रंग प्रदान करता है, पौधों के अंदर रंग प्रदान करता है। देखते होंगे गाजर का जो वास्तविक रंग होता है तो उसको रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? तो एक क्रोमोप्लास्ट करता है। फल देखते हैं, किसी किसी पौधों का फल लाल होता है तो किसी का पीला होता है कि नहीं? तो उसको रंग प्रदान कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट करता है, वर्णित लवक। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि गाजर का जो रंग होता है तो कैरोटीन के कारण क्या होता है, उसका जो वास्तविक रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का जो वास्तविक रंग है, चुकंदर जो दिखता है, तो उसको रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो किसके वजह से होता है? तो बीटा नोन की वजह से चुकंदर का रंग होता है। ठीक है। तीसरा है टमाटर देखते हैं लाल होता है, तो उसको वो रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? लाइकोपेन। पीला रंग कौन प्रदान करता है? जेंथोफिल। तो आपको लवक समझ में आ गया? फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। लवक जो है ये प्लांट सेल में केवल पाए जाते हैं। ठीक है, ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं और प्लांट सेल का ये सबसे बड़ा भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं लवक के। पहला क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहते हैं। हरित लवक पत्ती तथा तना को हरा रंग प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वो भोजन का निर्माण करता है। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या करता है? भोजन को संग्रह करके रखने का काम करता है। जड़ तथा मूल में पाए जाते हैं। ठीक है, भोजन को आपातकाल के लिए क्या करता है? भोजन को बचा के रखता है, थोड़ा थोड़ा भोजन को संग्रह करके रखता है, जमा करके रखता है कि जब कभी आपातकाल आ जाए, जब ये क्लोरोप्लास्ट भोजन नहीं बना पाएगा, तो यही ल्यूकोप्लास्ट जो भोजन संग्रह करके रखता है वो पौधों को दे देता है। पौधा उसी से अपना पोषण वृद्धि वगैरह कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा क्रोमोप्लास्ट, ये रंग प्रदान करने का काम करता है। फल को जो भी होता है, फल वगैरह को ये रंग प्रदान करने का काम करता है। ठीक है। अब 14 नंबर है आपका गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखिए, कोशिका के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। अभी मैंने पीछे बताया है 5 मिनट पीछे, कोशिका के अंदर केंद्रक पाए जाता है। जब आप एक कोशिका को या शरीर से निकालिए, एक कोशिका को निकालिए। ठीक है, अब कोशिका को जब चिरिएगा, जब उसको फाड़िएगा तो बहुत सारे अंग मिलेंगे। तो वहां से आपको न्यूक्लियस को उठा लेना। अब न्यूक्लियस को लेकर के फिर उसको जब आप फाड़िएगा ना, तो एक्स आकार की एक संरचना दिखाई देगा आपको। माइक्रोस्कोप से देखना है आपको, ऐसे तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, पहले क्या करना है? कोशिका को लेना है, कहीं से कोशिका को उठा लो। ठीक है, जब उस कोशिका को आप फाड़िएगा तो बहुत सारे अंग निकलेंगे। अब उनमें से आपको न्यूक्लियस को अलग करना है। न्यूक्लियस को अलग करके जब उसको फाड़िएगा ना, तो एक्स आकार की एक संरचना दिखाई देगा, जिसको गुणसूत्र कहते हैं। जब ये एक्स आकार की संरचना, जब गुणसूत्र को आप खखोरिएगा, जब उसको चिरिएगा ना, तो उसके अंदर आपको डीएनए, आरएनए तथा जीन मिलेंगे। देखिए, कोशिका को तो कोई भी आधार पे शरीर का छोटा अंग नहीं कह सकते हैं बाबू। अभी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया गया, और न्यूक्लियस को जब चीरे तो गुणसूत्र निकला। अब गुणसूत्र को जब फाड़ा जाता है तब उसके अंदर डीएनए, आरएनए तथा जीन निकलता था। आप ही बताओ छोटा अंग कौन सा होगा? इसलिए कोशिका को छोटा अंग किसी भी आधार पे नहीं कर सकते हैं। कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, बल्कि एक इकाई है। ठीक है, यूनिट है, जो अपना सारा काम खुद कर लेता है, उसी को यूनिट कहते हैं। जो अगर हमारा जीव भी सारा काम अगर खुद कर लेता ना, भोजन भी बना लेता, ऊर्जा का भी निर्माण कर लेता, तो जीव भी हमारा एक इकाई हो जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए ये एक अंग हो गया। जीव क्या अंग है, यूनिट नहीं है। यूनिट कोशिका हो गया। जिसे घर का जब निर्माण करते हैं तो सबसे पहले देखिए, जब ईटा को एक जगह व्यवस्थित करते हैं तो एक दीवार बन जाता है, बनता है ना। जब बहुत सारे ईटा को एक जगह व्यवस्थित करते हैं सही तरीके से, तो एक दीवार का निर्माण होता है। अगर 2-3 दीवार बना देते हैं तो एक कमरा का निर्माण हो जाता है ना। जब 2-3 कमरा बना देते हैं तो एक घर बन जाता है। तो उसी तरह इसमें भी होता है, जब बहुत सारे कोशिकाएं आपस में मिलता है तो उत्तक बनता है। क्या बनता है? उत्तक बनता है। जब बहुत सारे कोशिकाएं को मिलाते हैं तो उत्तक बन जाता है। फिर जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिलते हैं तो उससे एक अंग का निर्माण होता है। जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो फिर एक शरीर का निर्माण होता है। सिंपल, समझ में आ गया?
तो अभी सेल पढ़ रहे हैं आप कोशिका, उसके बाद उत्तक पढ़ाएंगे, ठीक है। गुणसूत्र अभी पढ़ रहे थे ना, तो गुणसूत्र में मैं यहाँ लिख दिया है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते, तो केंद्रक में पाए जाते हैं। जब केंद्रक को फाड़िएगा तो गुणसूत्र आपको एक्स आकार की संरचना में दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि गुणसूत्र जो है केंद्रक में उपस्थित रहता है। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहाँ उपस्थित रहता है, गुणसूत्र कहाँ उपस्थित रहता है, फिर से गुणसूत्र कहाँ उपस्थित रहता है, केंद्रक में, न्यूक्लियस में, ठीक है। इसी के अंदर डीएनए, आरएनए तथा जीन पाए जाते हैं। डीएनए, आरएनए इसका अलग लेक्चर लेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ बताना भी संभव नहीं है। अभी फिलहाल आपको सेल पढ़ना है, ठीक है, सेल के बारे में जानना। डीएनए, आरएनए तथा जीन का हम एक अलग टॉपिक लेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। देखिए अब जो ये एक्स आकार की जो संरचना है, ये मानव में 46 पाए जाते हैं, कि 23 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। इसका आकार एक्स के समान होता है, मैंने पहले बता दिया था। शरीर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है गुणसूत्र का होता है। शरीर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, गुणसूत्र का होता है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए मेल में 44+2 यानी कि XY। तब यहाँ पे अब 44+2 अलग अलग करके क्यों लिखा जा रहा है, जोड़ा क्यों बोल रहे हैं गुणसूत्र को। अभी तो इतना हम पढ़े हैं, किसी को जोड़ा में नहीं लिखे, लेकिन गुणसूत्र को जोड़ा में क्यों लिखा जाता है। तो देखिए हमारे शरीर में जितने भी अंग है ना, लगभग 90% सभी जोड़े में है। जैसे हाथ 2, नाक का जो छेद है वो भी 2, कान जोड़ा में है, दांत ऊपर नीचे, लगभग शरीर का टोटल अंग जोड़ा में है, इसीलिए इसको जोड़ा में लिखा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र को जोड़ा में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है अभी बताया मैंने, कि शरीर का लगभग 90% अंग जो है लगभग जोड़े में है, इसलिए गुणसूत्र को जोड़ा में लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए मेल में 44+2 यानी कि XY पाए जाते हैं, और फीमेल में जो है 44+2 यानी कि XX पाए जाते हैं। अब देखिए महिलाओं में महिलाओं का जो अंग है, तो महिलाओं और पुरुषों में जो डिफरेंट है शरीर का, 95% लगभग स्ट्रक्चर सेम है मेल और फीमेल का, महिला और पुरुषों का। मात्र 5% डिफरेंट क्या है, जनन अंग का डिफरेंट, बाकी सेम स्ट्रक्चर मेल और फीमेल का सेम होता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पुरुषों में XY और यहाँ पे XX पाया जाता है, यानी कि 5% महिला और पुरुषों में बॉडी का डिफरेंट होता है, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। तो डिफरेंट कौन सी चीज में होता है, तो जनन अंगों का डिफरेंट होता है, बाकी लगभग चीज सेम होता है, ठीक है। महिला और पुरुषों की बॉडी का स्ट्रक्चर लगभग क्या होता है, 95% सेम होता है, 5% सिर्फ अलग होते हैं, क्या वो भी क्या, सिर्फ जनन अंग का डिफरेंट होता है, ठीक है, बाकी लगभग सेम होता है। समझ में आ गया आपको। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे आपको हम बताएंगे कि कोशिका के अंदर कौन कौन सा ऐसा अंग है जो सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, कौन ऐसा अंग है जो जंतुओं में पाए जाते हैं एनिमल्स में, और कौन ऐसा भाग है जो दोनों में पाए जाते हैं। इसके आगे हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल का आधा भाग खत्म हो जाएगा, फिर आधा बचेगा, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये लास्ट है आपका। देखिए कोशिका का कौन सा अंग आपका एनिमल सेल में पाया जाता है, कौन सा प्लांट सेल में। मैंने 2 गोला लिया है, यहां से इधर मैंने एनिमल सेल लिया और इधर आपका प्लांट सेल, और बीच में वैसा है कि जो दोनों में पाया जाता है, यानी कि एनिमल सेल में भी पाया जाता हो और प्लांट सेल में भी पाया जाता हो। तो सबसे पहले जानना है कि एनिमल में जो सेल पाए जाते हैं वो उसका आकार जो है छोटा होता है तथा गोल होता है। एनिमल में यानी कि हम लोगों में, जानवरों में जो सेल पाए जाते हैं, यानी जो कोशिका पाए जाते हैं, वो छोटा होता है तथा गोल होता है। छोटा तथा कैसा होता है बाबू, गोल होता है, ठीक है। जबकि प्लांट में जो कोशिका पाया जाता है उसका आकार लार्ज यानी कि बड़ा होता है। उसका आकार कैसा होता है बाबू, थोड़ा बड़ा होता है, चौकर होता है। चौकर बोले तो चौखुट होता है, चौखुट इसी को बोलते हैं ना, गोल ये हो गया। तो मानव में जो कोशिका पाए जाते हैं ऐसा होता है, और प्लांट में जो पाए जाते हैं थोड़ा चौकर होता है। कैसा होता है, चौकर यानी कि चौड़ा टाइप का होता है। मैंने यहाँ लिखा है कि एनिमल सेल में जो वोक्यूल्स पाए जाते हैं, वोक्यूल्स मतलब जिसमें जल का संग्रह होता है, ये इसका आकार छोटा होता है। क्योंकि देखिए आप जब पहले ये समझ लीजिए, और एनिमल में इसका आकार बड़ा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनिमल्स जो होता है पौधों की अपेक्षा उसका आकार छोटा होता है, तो कोशिका भी छोटा होगा। तो जब कोशिका छोटा है तो उसका वोक्यूल्स तो ऑटोमेटिक है छोटा होगा, उसको पानी की कम जरूरत पड़ती है। जबकि प्लांट का आकार काफी बड़ा होता है, उसका कोशिका भी बड़ा होगा, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने अंग होंगे वो भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब वोक्यूल्स इसका क्या होता है, बड़ा। अब पौधों को ऐसे भी पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसका वोक्यूल ज्यादा होना चाहिए ना, जल को संग्रह करने वाला, ठीक है। अब देखिए सिलिया एंड फ्लैजिला जो आपका एनिमल सेल में ओनली पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, सिलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है।
अब सेल वॉल कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है सेल वॉल कहाँ पाए जाते हैं बाबू? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। सिलिया और फ्लैजिला जो है, सिलिया और फ्लैजिला है जो ओनली एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके जगह पे यहाँ पे देखिए प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो है वो सब किसे पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं। अब कौन ऐसा अंग है जो दोनों में पाए जाते हैं? सबसे पहले झिल्ली, तो भाई दोनों में है, आगे ही पढ़ा दिए कि झिल्ली है, एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ऊर्जा का तो जरूरत दोनों को पड़ता है, पौधों को भी अपनी वृद्धि के लिए ऊर्जा चाहिए ना भाई, सब चीज करने के लिए, और एनिमल को भी चाहिए ऊर्जा हर चीज करने के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, इसका मतलब ऊर्जा जो है दोनों में पाए जाते हैं, ऊर्जा प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। तीसरा है राइबोसोम, यानी कि जो प्रोटीन का निर्माण करता है, तो वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए ना दोनों को, तो राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी परिवहन, तो परिवहन करने वाला तो कोई होना चाहिए ना, जल को ऊपर ले जाना, ऊर्जा को नीचे से ऊपर करना, बैलेंस बना के रखने का काम करना, तो गोल्गी बॉडी दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा सेंट्रोसोम, अब कोशिका का क्षतिग्रस्त हो गया तो उसका विभाजन करने वाला तो होना चाहिए ना, पौधों में भी चाहिए और इसमें भी चाहिए, एनिमल सेल में भी चाहिए और प्लांट सेल में भी चाहिए, तो सेंट्रोसोम दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। सेल का टॉपिक आपका यहाँ तक आज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।